Hello students, good morning. Today I am going to discuss next topic of the chapter Force and Laws of Motion. The topic is conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोले या कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन जब भी किसी की आई तो एक लाइन क्लियर रहती है, इट मे नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स अगर मोमेंटम का कंजर्वेशन हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मोमेंटम नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम एनर्जी की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन हम क्या कहेंगे, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चलिए हम यहां पर आज बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन यानी मोमेंटम नेवर बी क्रिएटेड, ना ही क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ये बेसिक डेफिनेशन। बट द ओरिजिनल यानी मेन डिफिनेशन क्या हो गई कि द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट है टकराने के, उनके टकराने के पहले दोनों का टोटल मोमेंटम जितना रहा होगा, टकराने के बाद ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम सेम होगा। यही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ब्लैक बोर्ड में यही लिखा, इन अदर वर्ड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दैट मीन्स एक लाइन हम इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर कोलाइड, यानी जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के पहले उनका टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद उनका टोटल मोमेंटम दोनों क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। यही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बार इसे हम थोड़ा लाइटली पढ़ते हैं। तो दो डिफिनीशन पढ़ी हमने, एक बेसिक क्या होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, मोमेंटम नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन अदर वर्ड्स दैट मीन्स द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट कोलिजन। अब हम डिस्कस करते हैं डेरिवेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इस फार्मूले को, जो अभी आपने पढ़ा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमेशा इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसको हम प्रूफ करते हैं। फार्मूला कहां से आया, ये कैसे आया, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने दो ऑब्जेक्ट लिया है, लेट अस टेक टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। दो ऑब्जेक्ट हमने लिया, एक है ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी। पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास m1, दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट का मास m2। ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले। टकराने के पहले मान लीजिए ये इनिशियल वेलोसिटी u से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u1 से, और ये इनिशियल वेलोसिटी u2 से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लीजिए u1 इज ग्रेटर देन u2। u1 क्या है, ग्रेटर देन u2, यानी पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे वाले से बड़ी है। तो टकराने के पहले ये कंडीशन, फिर टकराया, दोनों ऑब्जेक्ट टकरा गए, टकराने एट कोलिजन, जब कोलिजन हो रहा था, एट कोलिजन मास चेंज नहीं होते ऑब्जेक्ट के, मास m1 और m2 रहे, ये A का है, ये B। टकराने के बाद तीसरा, टकराने के बाद हमारा क्या है, मास m1 है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट A है, मास m2 है, ऑब्जेक्ट B है। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो तीन कंडीशन है। कंडीशन 1, जब ऑब्जेक्ट टकराए नहीं थे,
नॉर्मली फॉर एग्जांपल हम दौड़ रहे हैं, हमारे आगे वाला पैदल चल रहा है और हम दौड़ते गए, हमारी स्पीड ज्यादा है, अगर हम टकराएंगे तो टकराने के बाद क्या होगी, हमारी स्पीड कम हो जाएगी और सामने वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही कि स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्ट M1 है, एक M2, M1 पीछे पीछे चल रहा है, M2 जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी आगे आगे चल रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तो कुछ समय बाद ये टकराएंगे और टकराने के बाद इसकी स्पीड कम हो गई और इसकी बढ़ गई, डायरेक्शन दोनों का सेम है। कि आफ्टर कोलिजन मास कभी भी चेंज नहीं होते, क्योंकि मास हमेशा क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के कांस्टेंट होते हैं। तो यहां से क्या मिला हमें कि अब डेरिवेशन में नाउ पहली कंडीशन हम लेते हैं बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन टकराने के पहले, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या है कि मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम कितना था, फिगर में देखिए, ऑब्जेक्ट ए ये है टकराने के पहले, तो टकराने के पहले ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम क्या था, ऑब्जेक्ट ए का मास और ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी, यानी मास इनटू वेलोसिटी m1 u1। सिमिलरली टकराने के पहले ही मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी ये इक्वल होगा m2 u2, यानी ऑब्जेक्ट बी का टकराने के पहले मोमेंटम, उसका मास और उसकी वेलोसिटी। टोटल मोमेंटम टकराने के पहले बराबर होगा m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया। अब नाउ दूसरी कंडीशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टकराने के बाद की कंडीशन ये है, तो उस समय मास m1 है और वेलोसिटी क्या हो गई है v1, तो देन हो गया m1 v1 मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट b इज इक्वल टू m2 v2, टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये टोटल मोमेंटम बराबर होता है ये टोटल मोमेंटम, यानी बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम बराबर होगा आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम, ये हमें प्रूव करना है। नाउ फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तीसरे नियम, तीसरा नियम क्या है कि जितना फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर लगाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। F1 बराबर माइनस F2, ये थर्ड लॉ। F1 क्या है, फोर्स जो कौन लगा रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहां पर लगा रहा है, सेकेंड पर, और F2 क्या है, फोर्स जो लगा रहा है क्या, सेकेंड ऑब्जेक्ट कहां पर, फर्स्ट पर। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। फर्स्ट वाला फोर्स है, फर्स्ट वाला लगा रहा है तो फर्स्ट वाले की मास और तो फर्स्ट वाले का एक्सीलरेशन, इसमें माइनस सेकेंड वाले का मास, सेकेंड वाले का एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फर्स्ट वाले में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, पहले u1 थी बाद में v1 हो गई, तो चेंज हुई कितनी, v1 माइनस u1। फाइनल वेलोसिटी पहले वाले की v1 और इनिशियल u1 अपॉन t।
माइनस m2 से v2 माइनस u2 अपॉन t। t से t कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? तो देन पर देखिए, देन m1 का अंदर इंटू किया, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 अंदर गया, m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। क्लियर है? अब क्या करें, जितने भी निगेटिव उनकी प्लेस बदल दो। ये वाला निगेटिव इधर है तो उधर चला गया, पॉजिटिव में हो गया, और ये वाला निगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया। तो क्या हुआ, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। हमें यही प्रूफ करना था कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑलवेज इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिड्यूस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड की हेल्प से फर्स्ट को डिराइव करो, या फर्स्ट की हेल्प से सेकेंड को डिराइव करो, या थर्ड की हेल्प से यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिराइव करिए, या थर्ड से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव करिए। तो इस तरह के कई सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। इसमें से एक मैं आपको भी प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूं कि डिड्यूस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी सेकेंड लॉ का यूज करके हमें फर्स्ट लॉ डिराइव करना है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, यू नो दैट according to second law of motion, F प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमें क्या रिड्यूस करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स की डिफिनीशन बताता है, यानी फोर्स का फार्मूला अगर हम बता दे इसको सॉल्व करते हुए, फोर्स F बराबर m इंटू ए आ जाए तो यानी फर्स्ट लॉ डिराइव हो गया। तो चले, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल साइन अगर लगाए तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे कांस्टेंट हम k ले लेते हैं। यानी प्रोपोर्शनल की प्लेस पर अगर इक्वल साइन लगा रहे हैं तो किसी भी कांस्टेंट का इंटू करना है, कोई भी कांस्टेंट, k, a, b, 2, 5, 7, 9 एनीथिंग। तो यहाँ पर हम एक फिक्स नहीं है वैल्यू की 5 रखे या 10 रखे, तो उसे हम k नाम दे देते हैं। k की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा p अपॉन t। अब क्या हुआ, ये F इक्वल टू k, डेल्टा p मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी एक ही ऑब्जेक्ट के दो मोमेंटम, एक स्टार्टिंग कंडीशन में मोमेंटम, एक फाइनल कंडीशन में मोमेंटम अपॉन t। F इक्वल टू k, ये क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है तो मास तो कांस्टेंट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। इनिशियली वेलोसिटी u थी, मास m था, फाइनल में वेलोसिटी v हो गई और मास तो m का m ही चेंज है, m मास चेंज नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, ये देन F बराबर k,
m कॉमन हो गया, बच गया v माइनस यू अपॉन टी। F इज इक्वल टू k इंटू m, और ये हमारा क्या है, एक्सीलरेशन का फार्मूला, इसकी जगह ये लिख दे। इफ k कांस्टेंट है, k की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो F बराबर m इंटू ए। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिराइव हो गया किसका यूज करके, सेकेंड लॉ का यूज करके। और इसे अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट की हेल्प से सेकेंड डिराइव कर दिया। इसमें क्या है, सेकेंड की हेल्प से हमने फर्स्ट डिराइव किया। अगर इसी को रिवर्स ऑर्डर में नोट कर ले तो